हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये हीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने मेरा प्रीवियस टॉपिक देखा होगा तो एक मैं सीरीज़ में टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, बस आप कंसंट्रेट होकर पढ़ते चलिए। ये नया कंटेंट है, टॉपिक को कोरिलेट करने के लिए एक नए तरीके से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सभी लोग कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, बारीकी से। स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। आप सभी ने पढ़ा होगा जो भी पिछला कॉन्सेप्ट हमने तापमिति के बारे में पढ़ा था, टेम्परेचर के बारे में जाना था, ताप स्केल के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। तो पहले चेन बना रहा हूं बेटा, बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा, बस सुनते चलिएगा। कम शब्दों में कॉन्सेप्ट को निखार दूंगा, बस मेरा ये काम है। चलो, एक सबसे बहुत ब्रॉड रूप होता है ऊर्जा। ऊर्जा जो होता है ये एक ब्रॉड रूप है, ऊर्जा। और ऊर्जा से टूट करके दो चीजें बनी हैं, एक ऊष्मा और एक बना है कार्य। ठीक है, कार्य। बहुत ध्यान समझिएगा। एनर्जी, इस यूनिवर्स में एनर्जी सबसे बड़ी चीज है। एनर्जी का दो जगह कन्वर्जन माना जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये आपका ऊष्मा है, ये हीट है, और इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट को, चैप्टर का नाम क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण। पूरी परिभाषा बांध दे रहा हूं। ऊर्जा का मतलब ये होता है कि किसी कार्य को करने की क्षमता, आप किसी काम को कितना कर पाते हैं, मतलब एबिलिटी टू डूइंग वर्क डन। किसी कार्य को कितना करने की क्षमता है, ये आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है ऊर्जा। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, मतलब कितना कार्य आप करते हो। अब इसके बाद क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं ऊष्मा और कार्य के बारे में जा रहा हूं पढ़ाने। नोट करके बात लिखिएगा, क्योंकि इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंटेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट करके लिख रहा हूं, नोट। चलिए, अगर ऊष्मा का आदान प्रदान, लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट को, ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान यदि तापांतर के कारण हो, तापांतर के कारण, तो ऊष्मा का आदान प्रदान, आदान प्रदान का मतलब लेन देन, स्थानांतरण, यदि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, तो ऊष्मा का आदान प्रदान यदि तापांतर के कारण हो, तापांतर के कारण हो, तब क्षय ऊर्जा, क्षय का मतलब रिलीज एनर्जी, क्षय ऊर्जा या फिर प्राप्त ऊर्जा, दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है, ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। कहने का ये मतलब है, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यदि एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, देन दिस टाइप ऑफ रिलीजेस एनर्जी या फिर गेन एनर्जी, एमिट एनर्जी, रिलीज एनर्जी या फिर गेन एनर्जी, इस टाइप के आदान प्रदान होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। डेफिनेशन को भी तो जरा फील करो। ऊष्मा उसे कहते हैं जब ऊर्जा का आदान प्रदान, ये यहां पे ऊष्मा कैसे लिख दिया, ये देखो, ये अब सही है। ऊर्जा का आदान प्रदान यदि तापांतर के कारण हो, तब क्षय ऊर्जा या प्राप्त ऊर्जा, क्षय ऊर्जा या फिर प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। ये है, क्योंकि एनर्जी से कोरिलेट है। अब जरा समझो, यदि ऊर्जा का, अब दूसरा नोट, नोट सेम सब कुछ ये रहेगा। यदि ऊर्जा का आदान प्रदान तापांतर के बजाय न होकर कार्य के रूप में हो, कार्य के रूप में, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वर्क डन। मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हो
कि मैकेनिकल वर्कडन के फॉर्म में हो, ध्यान समझिएगा, अगर ऊर्जा का स्थानांतरण यदि मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में हो, मतलब यांत्रिक ऊर्जा के फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हो, मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा या फिर यांत्रिक कार्य कह दो, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो इस दौरान जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है या गेन होती है, कुछ भी कह दो, अगर इस दौरान कुछ ऊर्जा गेन हो रही है या रिलीज हो रही है तो वो पता है किस फॉर्म में होगा, वो होगा आपका इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। और इसीलिए क्लास 12th में कहा जाता है कि किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा होता है, और किया गया ऊष्मा ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। ये सब क्लास 12th में 11th में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये है वो नोट। फाइनली आई रिपीट इट, एनर्जी का डेफिनेशन क्लियर हो गया, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क सफिशिएंट है। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण टेम्परेचर डिफरेंस, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अगर होता है तो उसे क्या डिफाइन करेंगे, ऊष्मा डिफाइन करेंगे, हीट डिफाइन करेंगे। और अगर ऊर्जा का स्थानांतरण मैकेनिकल एनर्जी के रूप में या फिर यांत्रिक कार्य के रूप में रिलीज होता है या गेन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली वर्क डन कहते हैं। ये नोट याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। वर्क डन क्लियर हो गया, वर्क डन बिल्कुल क्लियर हो गया और हीट क्लियर हो गया। अब हम चल रहे हैं डिफाइन करने कि ऊष्मा की कहानी कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऊष्मा की कहानी। तो बिल्कुल सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्माधारिता। सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्माधारिता। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्माधारिता। चलिए, बेसिकली इसको थर्मल कैपेसिटी कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी, इसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कौन सा मतलब एक नया ट्रिक आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, बहुत ध्यान समझना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, आप सभी को पता है। अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट और परिभाषा दोनों क्लियर कर रहा हूँ। मान लो कोई पदार्थ है, ये मान लो कोई ए है, कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, पदार्थ ए, और इस पदार्थ को हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्योंकि थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हो तो आपको हीट दिमाग में रहना चाहिए। हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्यों हम इसे हीट दे रहे हैं? तो हमारा मतलब पदार्थ का जो बेसिक नेचर होता है, जब आप ऊष्मा देते हो तो इसमें क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर वृद्धि होगा, मतलब ताप वृद्धि, ठीक है, टेम्परेचर में वृद्धि, या फिर पदार्थ में तापांतर क्रिएट हो जाएगा, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। और जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो हम ये कहेंगे, अब हम डेफिनेशन को लिखने जा रहे हैं। ऊष्माधारिता को C कहो या S कहो, दोनों का से कोई दिक्कत नहीं, C भी कह सकते हो। C बराबर हम लिखेंगे डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा T। इस फॉर्मूले से हमारी डेफिनेशन बन करके तैयार हो जाती है, और डेल्टा T को हम कैपिटल लिख देते हैं ताकि टेम्परेचर डिफरेंस लगे। तो ये है आपका मूल परिभाषा, फंडामेंटल डेफिनेशन। आप ये कहोगे किसी पदार्थ का एकांक टेम्परेचर बढ़ाने में जो रिक्वायर ऊष्मा होगा, दैट इज ऊष्माधारिता।
यहाँ से परिभाषा देखो, बिल्कुल क्लियर, पहले सुनते जाना कॉन्सेप्ट को। कोई भी पदार्थ ले लो, लोहा ले लो, लकड़ी ले लो, ये मार्कर ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई मेटल का टुकड़ा ले लो। जब आप किसी को ऊष्मा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसमें क्या होगा, ताप में वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि होगा मतलब तापांतर क्रिएट हो गया, और जब तापांतर क्रिएट हो गया तो आप ये कहोगे दिए गए ऊष्मा की मात्रा और तापांतर का अनुपात क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता। थर्मल कैपेसिटी जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये एक नियतांक होता है, प्रत्येक पदार्थ का ऊष्माधारिता निश्चित होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो Q है, जो Q, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की मात्रा, दिस इज ऊष्मा की मात्रा। और डेल्टा टी क्या है, तापांतर। आपने ऊष्मा दिया तो कितना तापांतर बढ़ा। अब परिभाषा सुन लेना, अब परिभाषा सुन लो, कम से कम डेफिनेशन में समझा रहा हूं, बिल्कुल कम से कम, इससे ज़्यादा मत पढ़िए भाई, बिल्कुल ध्यान से। अब इसकी परिभाषा, किसी पदार्थ का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ओनली 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यही आपकी क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। ओवरऑल कोई भी सब्सटेंस ले लो, जैसे मैं आपको 3-4 मतलब एकदम रियल लाइफ एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, कुछ भी ले लो। आपने एक स्टोन ले लिया, ये क्या है, स्टोन मेटालिक स्टोन है। इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में जितना एनर्जी तुमको चाहिए होगा वही है क्या, ऊष्माधारिता। मान लो कि कोई कार है, ये मान लो कोई कार है, मैंने कार बनाया और इस कार को मैंने क्या किया, पेट्रोल डाल करके जला दिया। लेट सपोज मैंने एक कार लिया, कार पर मैंने पेट्रोल डाला, फिर इसको जला दिया। तो आपको ये समझना है कि इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा या घटेगा। तो जब हम जलाएंगे तो हो सकता है कि या तो टेम्परेचर घट जाए या तो टेम्परेचर बढ़ जाए। तो बस इतना समझना है कि इस कार का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जब बढ़ेगा ना, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, जितनी ऊष्मा की मात्रा हमें आवश्यक होगा या जितना हमें डिमांड होगा, वही ऊष्मा तुम्हारी क्या है, थर्मल कैपेसिटी। इससे ज़्यादा मत पढ़िए बेटा, क्योंकि डेफिनेशन के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाओगे इस डेफिनेशन के, दूसरी परिभाषा बन जाएगी, उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो और फाइनली नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। आपसे कभी कभी पूछा जाता है, इस फॉर्मूले को आपके किताबों में Q बराबर ms भी लिख सकता है, तो याद कर लीजिएगा बेटा, ये फॉर्मूला है। मैं कोई चीज़ें बदल नहीं रहा हूँ, लेकिन कभी कभी IRT में यह आया हुआ एक प्रश्न है, मैंने देखा है, आया हुआ प्रश्न है, लिखा था कि थर्मल कैपेसिटी के लिए, ऊष्माधारिता के लिए कौन संबंध सही है, तो वहाँ पर ऑप्शन Q बराबर ms था, इसलिए इसको रट लीजिएगा। ये कुछ अलग नहीं है, यही लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। C को इसने S से लिख दिया है, ये बस इंटरचेंज हो गया है, C को इसने S से लिख दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको याद रखिएगा, ये नोट मैं स्पेशली बता रहा हूं। और बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक इसका होता है जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मात्रक भी बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं हमेशा के लिए। इसका जो मात्रक होता है किसका भाई, थर्मल कैपेसिटी का, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या फिर OR अथवा करके कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख लीजिएगा सभी लोग, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या लिख सकते हैं इसको, किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इतना लिख लीजिएगा। और क्या लिख सकते हैं, कैलोरी पर केल्विन या फिर जूल पर केल्विन। ध्यान से सुन लो, जूल पर केल्विन। होता क्या है ना बच्चा लोग, कभी कभी ऊष्मा का मात्रक जूल ले लेता है, कभी कभी ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, कभी कभी किलो कैलोरी और कभी कभी जूल। और इसके बाद आपने पढ़ा होगा ताप का मात्रक सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है। तो केल्विन को मानक पैमाना माना जाता है, इसलिए केल्विन भी रख सकता है सेंटीग्रेड की जगह। इस केल्विन को आप सभी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सभी सेंटीग्रेड की जगह, तो सारा यूनिट सेम है, रटने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में मिला लेना। जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, बस एक रट्टा मार लो, एक। Q का मात्रक जूल,
ताप का मात्रक केल्विन, तो जूल पर केल्विन भी होगा। एक रट्टू, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके अलावा इसमें हमें कुछ समझना नहीं है। अगला टॉपिक चलते हैं, अगला टॉपिक इसके आगे हम चलते हैं। इस वीडियो में आपको लग रहा होगा सर पता नहीं कहाँ देख रहे हैं बार बार बीच में। हमारे पार्टनर हैं, वो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका वीडियो चल रहा है तो मेरा माइंड बार बार वहाँ चला जा रहा है। मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरे रूम पार्टनर लैपटॉप प्ले करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो बार बार मेरा दिमाग उनके लैपटॉप पे चला जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो अब दूसरी हेडिंग है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेडिंग, स्पेसिफिक हीट। बड़ा कंसेप्चुअल वे में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। विशिष्ट ऊष्मा, हालत ख़राब हो जाती है इसको समझने में, बस एक बार सुन लो, पूरा गुप्त ऊष्मा खत्म यहीं से। अगर इस डेफिनेशन को समझ लिए, सिर्फ 3 मिनट मुझे लगेगा, पूरा गुप्त ऊष्मा खत्म, पूरा मोलर विशिष्ट ऊष्मा खत्म, सब कुछ खत्म। यहीं से कंसंट्रेट होकर आपको समझना है। फिर से एक बार कंसंट्रेट हो लो भैया, एक गिलास पानी वगैरह पी लो, ध्यान से सुनो। चलो देखो, अब विशिष्ट ऊष्मा क्या कहता है भाई, जरा समझो, ट्रिक को समझो। विशिष्ट ऊष्मा है तो यहाँ पे कुछ तो विशेष होगा। क्यों भाई? अगर विशिष्ट ऊष्मा लिखा है तो कुछ तो विशेष होगा। वो विशेष ये है कि तुमको हर पदार्थ को अब नहीं लेना है। अभी तक इससे पीछे हम क्या ले रहे थे, कोई भी पदार्थ ले लो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दो, आवश्यक ऊष्मा धारिता कहलाती थी। लेकिन यहाँ पर अब कहा जाएगा, ध्यान से सुनना, हम लेंगे पदार्थ ही, हम क्या लेंगे, कोई सा भी पदार्थ ले लो, ठीक, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो, मगर विशेष यही है कि ये सब्सटेंस 1 kg का होना चाहिए। कितने kg का? 1 kg का, यही इसका विशेष है। तुम अभी तक पिछले डेफिनेशन में क्या पढ़े थे भाई, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछले डेफिनेशन में क्या पढ़े थे कि कोई भी पदार्थ लो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाता था। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कुछ विशेष कर दो, विशेष। और वो विशेष क्या है, जिस सब्सटेंस को तुम लोगे कंडीशनल हो गया कि उसका मास कितना होगा, 1 kg। और अब इसके बाद पढ़ेंगे इस पदार्थ का, इस विशेष पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा खत्म। देखिए यही था विशेष। तो आपको नोट करके ये बात समझना होगा कि किसी विशेष पदार्थ का, ट्रिक बैठा लो दिमाग में, किसी विशेष पदार्थ का, और विशेष का मतलब ये लिखा है हमने, किसी विशेष पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी होगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट। भैया इंग्लिश वाले सभी लोग ध्यान से देख लेना, कोई भी बॉडी ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, द अमाउंट ऑफ heat which is required to increase a substance of 1 kg mass from 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब बेसिकली आपको ये समझना है कि किसी बॉडी का ताप निश्चित किसी वस्तु का जो ताप है वो निश्चित मास के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, और जितने भी अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होगी, रिक्वायर होगा, दैट इज विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट इसमें यही है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि 1 kg मास आ जाएगा। अब आपको कोई भी पदार्थ नहीं उठा लेना, जैसे ये मार्कर उठा लोगे तो ये विशिष्ट ऊष्मा नहीं हुआ, 2 मार्कर उठा लोगे तो भी विशिष्ट ऊष्मा नहीं हुआ, 3 मार्कर उठा लोगे तो भी नहीं हुआ। तो सर उठाएंगे क्या? देखो ये हमारे सामने पानी का बॉटल है, इसमें पानी भर लेंगे तो अगर 1 किलो इसका मास हो जाएगा तो इसको हमें पढ़ना है, समझे? ये है विशेष। मतलब कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं लेना है, एरो गैरो कौनो मिलेगा कुछ ले लो, वो नहीं लेना है।
आपको 1 kg मास लेना है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, किसी पदार्थ का, किसी 1 किलोग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब देखो इसको हटाते हैं। अब विशिष्ट ऊष्मा की एक खूबी है, विशिष्ट ऊष्मा की एक खूबी है कि इट डिपेंड्स ऑन मास। लिखिएगा, कॉन्सेप्ट लिख लेना। विशिष्ट ऊष्मा जो होता है, यहाँ पर जो ऊष्मा की मात्रा है वो m पर डिपेंडेंट होती है, इक्वेशन नंबर 1। मतलब q जो है वो मास पर डिपेंडेंट है, द्रव्यमान पर। फिर इसके बाद q डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तापांतर टेम्परेचर पर डिफरेंस करता है, बिल्कुल साफो साफ। दोनों इक्वेशन को मिला दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो q इज रिटेन एज m डेल्टा t। सेकंड स्टेप, q is equal to m c delta t, so hence c is equal to q whole divide by m into delta t। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन एंड फॉर्मूला सब कुछ निकल करके आ गया। c is proportional constant, proportional constant, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, c जो है ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। और c इसलिए आया है क्योंकि अनुक्रमानुपाती जब जब हटता है, हट करके एक नियतांक लगाता है। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, q अपॉन m डेल्टा t। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहीं से देखो, मैं परिभाषा बनाया था, मैं रटा नहीं था बच्चा, रटा नहीं था, ध्यान से देखना। m का मतलब 1 kg, m का मतलब 1 kg। टेम्परेचर डिफरेंस कितना करना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस कितना करना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देन इन दिस केस अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट, ये Q क्या है भाई? ये Q क्या है? दैट इज अमाउंट ऑफ हीट। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू C। C का मतलब स्पेसिफिक हीट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पदार्थ हो और इसका ताप सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो बताओ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? तो ऑप्शन लिखा होगा विशिष्ट ऊष्मा के बराबर, धारिता के बराबर, मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बराबर, या फिर निश्चित आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बराबर। तो आप जवाब दोगे विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 kg द्रव्यमान का वस्तु जिसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बढ़ाना है, तो कितना अमाउंट आपको जरूरत होगा? तो आप जवाब दोगे, अगर खुद सोच के देखो, m बराबर 1 रख दो, डेल्टा t बराबर 1 रख दो, तो क्या आएगा? q बराबर c। आप खुद देखो, अगर m बराबर 1 रख दो, t बराबर 1 रख दो, क्योंकि गिवन है ना, डेल्टा t बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और मास बराबर 1 kg, तो दोनों को रखोगे तो क्या आएगा? Q अपॉन 1 इंटू 1 बराबर C। तो Q बराबर C। तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज C? C इज स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज C? C इज स्पेसिफिक हीट। C इज स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है? ऊष्मा की मात्रा के बराबर है। ऊष्मा की मात्रा के बराबर है। ठीक है, ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद इसका मात्रक हम बात कर लेते हैं, मात्रक का डिस्कशन कर लेते हैं। इन पॉइंट्स के बाद मात्रक का डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड का ही नोट्स एकदम सेम एज इट इज आप बनाते जाइएगा। व्हाइट बोर्ड का ही नोट्स आप एकदम सेम बनाते जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, C इज इक्वल टू Q होल डिवाइड बाई M इंटू डेल्टा T। ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट, यही है छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो Q की जगह आप जूल रख दो, जूल, जूल डिवाइड बाई मास का यूनिट किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यूनिट हो गया आपका जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
और अगर हम यूनिट की बात करें तो कैलोरी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बाकी आपको बताए थे कैलोरी की जगह किलो कैलोरी, किलोग्राम की जगह ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन, कुछ भी हो सकता है, मगर आप इतना याद रखो, आप 2 याद रखो, बहुत पर्याप्त है। 2 आप याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम आगे से चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक नोट करके लिख दे रहा हूं आपके क्लियरिटी के लिए, बिल्कुल क्लियर, ध्यान सुनिएगा, कोई डिफरेंस नहीं, नोट करके सुधार कर लो, एकदम बेस्ट। नोट, ऊष्माधारिता को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल आपकी गलती ना हो इसलिए कह रहा हूं। ऊष्माधारिता को कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, और नोट 2 करके लिख लेना, विशिष्ट ऊष्मा को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, विशिष्ट ऊष्मा को सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। S बराबर हमने पढ़ाया था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, थोड़ी देर पहले Q बराबर MS लिखे थे ना, और C बराबर होता है डेल्टा क्यू होल डिवाइड बाई M डेल्टा टी। बस सारे यूनिट तैयार, सारे फॉर्मूला तैयार, सारे बेसिक डिफिनेशंस तैयार। अब इसके बाद जस्ट आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस आपको हिंट दे देते हैं, यहीं से वो भी कोरिलेट है। ये है आपका लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट। गुप्त ऊष्मा, देखो बहुत छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूं थ्रू ग्राफ, ताकि इसके बाद फिर सिर्फ हमारा जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा फिर एक कॉन्सेप्ट, वो होगा मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और ये ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। अब यहां से फिर से एक नई कहानी शुरू हो रही है, जितने डेफिनेशन एंड हो गए, अब यहां पे एक नई कहानी शुरू हो रही है। उस नई कहानी का नाम है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। बच्चा जब इसको पहली बार पढ़ता है तो बड़ा डरता है, मत डरिए। लेटेंट हीट, इसका नाम है गुप्त ऊष्मा, और इसका मतलब है छुपी हुई ऊष्मा। नाम है ना भाई गुप्त, गुप्त का मतलब छुपा हुआ, छुपी हुई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नोट करके समझ लीजिएगा, ये ऊष्मा हमें सिर्फ तभी दिखाई देगा जहां, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, अगर गौर से पढ़ोगे सवाल सिर्फ इतने से लग जाएगा, जहां तापांतर वृद्धि, तापांतर वृद्धि मतलब टेम्परेचर डिफरेंस न दिखाई दे, न दिखाई दे, सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो, सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो। बस पूरा कंडीशनल डिफिनेशन मैंने खत्म कर दिया 1 सेकंड में, कुछ आपको नहीं समझना है। लेटेंट हीट की सबसे बड़ी विशेषता है जो आया गया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, क्या यहां पर टेम्परेचर बदलता है? आप जवाब दोगे नहीं, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। गुप्त ऊष्मा के प्रक्रिया के दौरान, कोई भी गुप्त ऊष्मा पढ़ लो, इस प्रक्रिया के दौरान तापांतर में वृद्धि या ताप नहीं बदलता, ताप नहीं बदलता। ठीक है, और तापांतर नहीं होता, इसका मतलब है कि यहां पर ताप क्या होगा? नियत होगा। लिख लो भैया, अब लिख लो एक एक पॉइंट। टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ लेटेंट हीट, किसी भी गुप्त ऊष्मा के लिए तापांतर कभी नहीं बदलता। तो जिम्मेदार कौन होता है? अवस्था परिवर्तन भागीदारी लेता है, अवस्था परिवर्तन, फेज डिफरेंस। और अवस्था परिवर्तन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदलती है, जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदलती है, जैसे बर्फ का पानी बनना,
जैसे कि बर्फ का पानी बनना, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा? गलन की गुप्त ऊष्मा। आप पढ़ते हैं किसी ठोस का किसी द्रव का गैस बन जाना, किसी द्रव का गैस बन जाना, अवस्था परिवर्तन ना, साफो साफ देखो, ठोस का द्रव, इट मीन्स फेज डिफरेंस। बर्फ का पानी बनना उदाहरण है, तभी यहां पे पढ़ते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। और फिर दूसरा एग्जाम्पल द्रव का गैस में बदलना, इसीलिए हम पढ़ते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे पानी का भाप बनना, पानी लो और पानी का भाप बन जाए, ठीक। तो ये उदाहरण है। और आपको रीज़न बता दूं बच्चा, सिर्फ और सिर्फ यही वो दो उदाहरण है, सिर्फ और सिर्फ यही दो उदाहरण है। एक है गलन की गुप्त ऊष्मा, एक है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। सिर्फ यहीं पर लैटेंट हीट हमें रियल लाइफ में दिखाई देता है। इसके अलावा एक भी अजूबा, एक भी एक्सेप्शन शर्त नहीं है जहां पे हमें गुप्त ऊष्मा दिखाई देती है। ड्यू टू दिस रीजन हम आगे पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपर, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आगे इसीलिए हम पढ़ते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है? आप जवाब दोगे 2 प्रकार का। गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। इट इज 2 टाइप। पहला हो गया गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, और दूसरा हो गया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन। अब अगर आपको भाई केमिस्ट्री में ये भी नहीं पता है कि गलन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, तब तो फिर गलत बात है, फिर गलत बात है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप इसको ये समझ जाएंगे देखकर, गलन का मतलब ठोस से द्रव और वाष्पन का मतलब द्रव से गैस, इतना। तो यही 2 टाइप होते हैं। और पता है इसका भी डेफिनेशन क्या दोगे? सेम एज इट इज जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया, ध्यान दो। C बराबर Q अपॉन M डेल्टा T, यहीं से परिभाषा बन जाएगा। देखो, किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने के लिए जिस ऊष्मा की मात्रा निर्मुक्त हो, निर्मुक्त मतलब रिलीज हो, चाहे रिलीज हो चाहे प्राप्त हो, उस ऊष्मा को ही कहते हैं क्या? लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। इसी ऊष्मा की मात्रा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट कुछ अलग नहीं है, किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ इमिशन या फिर इन द फॉर्म ऑफ गेन एनर्जी, दोनों केस में उत्सर्जित ऊर्जा या फिर निर्मुक्त ऊर्जा या फिर प्राप्त ऊर्जा, दोनों की बात करूं तो इस केस में जो ऊष्मा रिलीज होती है वही कहलाती है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। और इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। नोट करके लिख लो, नोट करके। जब भी कभी सवाल को पढ़ करके गुप्त ऊष्मा दिखाई दे तो एक फॉर्मूला लगाना फॉर न्यूमेरिकल, दैट इज Q बराबर ml फॉर्मूला। नोट करके लिख लो इस फॉर्मूले को, नोट करके, क्योंकि अवस्था के परिवर्तन के दौरान केवल एक फॉर्मूला गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करता है, दैट इज Q बराबर ml, Q बराबर ml। 100% श्योर लिख लो। और जब तापांतर हो तो Q बराबर mc डेल्टा थीटा। सवाल को सुन लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। गुप्त ऊष्मा का सवाल हो, अवस्था परिवर्तन का सवाल हो तो Q बराबर ml फॉर्मूला यूज करना। ट्रिक लिख लो बेटा, ट्रिक बता रहा हूं, सवाल पकड़ने का तरीका। और जब भी कभी तापांतर दिखाई दे, जब भी सवाल को पढ़ो और तापांतर दिख जाए और ऊष्मा पूछे तो फॉर्मूला लगा देना Q बराबर mc डेल्टा T, बस इतना ही। इसके अलावा पूरे थर्मो में और कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, इसके अलावा फिजिक्स में और कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। 2 ही फॉर्मूले हैं, या तो Q बराबर ml या तो Q बराबर mc डेल्टा थीटा।
तो ये कॉन्सेप्चुअल वे में यहाँ तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट। बाकी और भी टॉपिक बचा है, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मोलर विशिष्ट ऊष्मा से अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। ये क्लास का टॉपिक यहाँ पर एंड करते हैं। अगली क्लास से हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।